हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक, सबकी तैयारी अच्छी चल रही है बेटा। प्रैक्टिस क्लास जो आपके लिए लगाई गई है या प्रैक्टिस क्लास के जो वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पर, वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। उन क्वेश्चंस को लगा करके आप लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी का अभ्यास बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आई होप कि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह लगा रहे होंगे। और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने के लिए। आप लोग उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। और पार्ट 04 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। जिन लोगों ने तैयार ना किए हों वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से एक एक वीडियो को देख करके उनके क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपको प्रैक्टिस होना आपकी बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल आपके तैयार होना बहुत जरूरी है। वन लाइनर क्वेश्चंस आपके तैयार होना बहुत जरूरी है। और ये सब तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, इन चीजों को रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस को लगाओगे, घर में अच्छी तरह पढ़ाई करोगे और फार्मूलेज लर्न करोगे। तो बेटा आज इसी क्रम में हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो पार्ट 05। क्लियर? तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं, क्वेश्चंस को पढ़ते चलें और साथ साथ लगाते चलें। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। एक कृष्णिका का ताप अपने मूल ताप का आधा हो जाता है। पिंड के द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कम होकर कितनी रह जाएगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ एनी ब्लैक बॉडी reduced to half than its earlier value, then what is the amount of radiation decreases than earlier? या what is the amount of radiation emitted by the body in this case? आपको ये बताना है कि पहले उसका टेम्परेचर क्या दिया है। ध्यान से पढ़ो, टॉपिक का नाम क्या है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का एक क्वेश्चन है, आदर्श कृष्णिका का। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर पहले से हाफ हो जाता है। तो पहले हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, T1 इज इक्वल टू टी, और नया टेम्परेचर पहले से आधा हो गया तो T2 इज इक्वल टू T/2। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी कितनी होगी। आपको निकालना है विकिरण ऊर्जा की मात्रा, और वो आपको पता करना है कि पहले से कितनी हो जाएगी। सभी लोग जानते हो ये क्वेश्चन कहां का है बेटा? स्टीफेंस लॉ का। ये क्वेश्चन कहां का है? स्टीफेंस लॉ का। स्टीफन का नियम क्या कहता है? E प्रोपोर्शनल T की पावर 4। किसी भी वस्तु से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण ऊर्जा की मात्रा है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, सभी लोगों को लर्न होगा फार्मूला। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 की होल पावर 4। अब बच्चों क्या दिया है याद करो। पहला टेम्परेचर कितना दिया है? T। T2 की जगह T/2 की होल पावर 4, T से T कैंसिल, 2 की होल पावर 4, और 2 की होल पावर 4 का बेटा मतलब क्या होगा? 16। तो अगर हम लोग ध्यान से इस रिलेशन को देखें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आ गया 16/1। और अगर आप यहां से E2 को फाइंड आउट करोगे तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा? E1/16। कहने का मतलब अगर आप टेम्परेचर को हाफ करोगे, ताप को आधा करोगे, तो रेडिएंट एनर्जी पहले से 1/16 भाग हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके वीडियो को पॉज करके अपने आप करने का प्रयास किया करें, उसके बाद फिर आप डिटेल सॉल्यूशन को देखा करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/16। तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/16, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? नोट कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखें। दो भिन्न भिन्न पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 4:3 है। ऊष्मा चालकताओं का मतलब आप लोग जानते हो, थर्मल कंडक्टिविटीज। इन पदार्थों की समान मोटाई की छड़ों का समान तापीय प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनकी लंबाइयों में क्या अनुपात होना चाहिए? चलो लगाओ क्वेश्चन सभी लोग अपने यहां। ऊष्मा चालकताओं का अनुपात आपको दिया है K1/K2। ऊष्मा चालकताओं का अनुपात आपको दिया है बेटा K1/K2।
और K1 अपॉन K2 हम लोगों को कितना दिया गया है 4:3 यानी 4/3। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान मोटाई की छड़ों का समान तापीय प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए छड़ों की लंबाइयों में कितना अनुपात होगा। आपसे L1 अपॉन L2 पूछा है। ऊष्मीय प्रतिरोध या तापीय प्रतिरोध का अगर आपको सूत्र याद हो तो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था बच्चों R = L अपॉन K। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहली छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध, पहली छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रॉड, उसको आप लोग क्या लिखोगे R1 = L1 अपॉन K1A, क्योंकि उसने कहा है समान मोटाई तो एरिया कैपिटल A होगा। फिर जो सेकंड रॉड है अगर आप उसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालोगे ऊष्मीय प्रतिरोध, तो आप R1 की जगह क्या लिखोगे R2 और ये होगा L2 अपॉन K2A। ठीक है बेटा, ये R1 R2 आ गया। अब क्वेश्चन उसके बाद कहा है इन पदार्थों की समान मोटाई की छड़ें, एरिया मैंने इसलिए नहीं बदला क्योंकि रॉड की थिकनेस उसने क्या बोली है एक जैसी, तो उसको A रखोगे, A1 A2 नहीं रखोगे। अब उसने उससे ये कहा है कि दोनों का तापीय प्रतिरोध बराबर करना है, मींस R1 = R2, तो L1 अपॉन K1A = L2 अपॉन K2A। A से क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां से आप क्या निकालोगे L1 अपॉन L2 = K1 अपॉन K2। और बेटा K1 अपॉन K2 आपको पहले ही क्या दिया है 4/3, तो आप यहां रखोगे 4/3। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप आंसर्स को देख लें, पहला आंसर कह रहा है 3/4, दूसरा 4/3, 2/5, 5/2, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तरीका सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया। पहले R निकाला, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाया पहली रॉड के लिए, R1 = क्या होता है L1 अपॉन K1A। दूसरी रॉड के लिए R2 = L2 अपॉन K2A, समान मोटाई, थिकनेस सेम है, एरिया को A रखोगे। और बाद में हमने क्या कर लिया R1 = R2, दोनों को इक्वल कराया, इक्वल करा के रिजल्ट आपके सामने है, A से A कैंसिल हो गया, L1 अपॉन L2, K1 अपॉन K2, और K1 अपॉन K2 की वैल्यू आपको क्या दी है बेटा 4/3। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तैयार कर लेना। और ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा था एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहे। जल्दी से नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान दें, 80 किलोग्राम की एक गेंद बर्फ के टुकड़े से जाकर टकराती है, गेंद का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कितनी बर्फ जल में बदलेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़े ध्यान से। 80 किलोग्राम की एक गेंद एक बर्फ के टुकड़े से जाकर टकरा जाती है ना। 80 किलोग्राम की एक गेंद है, वो बर्फ के टुकड़े से जाकर टकरा जाती है। एक कोई बॉल है 80 किलोग्राम की, ऐसे आप समझो जैसे कोई भी एक बॉल है जिसका मास है m, और वो जाकर के एक आइस ब्लॉक से जाकर टकरा जाती है। ठीक है, ये कोई एक आइस ब्लॉक है और ये कोई एक बॉल है, ये कोई भी एक बॉल है, ये बॉल जाकर के आइस ब्लॉक के साथ टकराती है। इसका मास आपको दिया है 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम की गेंद है। गेंद का ताप दिया है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। गेंद का ताप कितना है 100 डिग्री, इसको डेल्टा टी, 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कितनी बर्फ जल में बदलेगी, हाउ मच आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। और गेंद की स्पेसिफिक हीट आपको दी है 0.2 कैलोरी पर ग्राम, C = 0.2 कैलोरी पर ग्राम। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक बॉल है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्या है, एक बॉल है, वो जाकर के आइस ब्लॉक के साथ टकराती है। किसके साथ टकराती है, आइस ब्लॉक के साथ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी आइस मेल्ट होगी, कितनी बर्फ पिघलेगी। क्वेश्चन का लॉजिक पहले समझने का प्रयास करो। जब ये बॉल जाकर के आइस ब्लॉक से टकराएगी, ठीक है, तो सभी लोग जानते हो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी। बॉल की जो एनर्जी है, बॉल की जो एनर्जी है, बॉल की एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में, क्योंकि बॉल का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री, तो बॉल के पास में तो हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा। वो जाकर के इस आइस ब्लॉक में जब ट्रांसफर होगी तो बर्फ पिघलना स्टार्ट करेगी। और सभी लोग जानते हो जब बर्फ पिघलेगी तो आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, ml। कितनी ऊष्मा चाहिए,
ml। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा लिखोगे। बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस ब्लॉक। आइस ब्लॉक को पिघलने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी? तो सभी लोग जानते हो बेटा Q इज इक्वल टू ml, इतनी ऊष्मा चाहिए बर्फ को पिघलने के लिए। और ये ऊष्मा इसको मिल कहां से रही है बताओ? ये ऊष्मा इसको कहां से मिल रही है? ये ऊष्मा इसको बॉल से मिल रही है। हम लोगों ने ये मान लिया कि इसका m जो मास है वो पिघलना है, इसको कैपिटल M कर लो, बॉल की मास को। ठीक, तो बॉल का मास कितना है? कैपिटल M, और जो आइस मेल्ट हो रही है उसका कितना द्रव्यमान पिघला है? स्मॉल m। तो अब हम लोग क्या निकाल लें? गेंद के द्वारा दी गई ऊष्मा, कितनी हीट बॉल ने इस ब्लॉक को दी। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय द बॉल, कितनी हीट ट्रांसफर करके इसने दी? Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। मैंने यहां पर डेल्टा टी लिख दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और ये हीट बर्फ को पिघलाएगी। अब आपको यहां पर कैपिटल M लिखना चाहिए क्योंकि बॉल का मास है, तो आप इस वाली हीट को, इसको Q1 इसको Q2 लेट कर लेना। तो आप लिखना m इंटू सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ml। और बच्चों आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कितनी आइस पिघलेगी, आपको m निकालना है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, बेटा फार्मूला क्या बनेगा? स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन, और बेटा ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? L। अब आप वैल्यू को रख दें, कैपिटल M कितना दिया है? 80 किलोग्राम, तो यहां पर आप रखेंगे 80। विशिष्ट ऊष्मा आपको कितनी दी है? 0.2, तो आप रखोगे 0.2। अच्छा यूनिट भी ध्यान देते चलना जरा, 0.2। ये इसकी यूनिट आपको क्या दी है बोलो? बॉल की मास की। बॉल का मास आपको दिया है किसमें? किलोग्राम में। और सी किसमें दिया है? देखो ग्राम में। ये CGS और ये SI या MKS। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेना, तो 1000 का मल्टीप्लाई भी करा दो। और डेल्टा टी आपको दिया है बेटा टेम्परेचर कितना? 100, तो आप 100 का मल्टीप्लाई भी करा दो। और अपॉन L आपको कितना दिया गया है बेटा? L इज इक्वल टू आपको जानते हो 80। आइस के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 80। सारी वैल्यू देखो क्लियर हो गई। इसको जवाब रख करके सिंप्लीफाई करो, 80 से 80 कैंसिल हो गया और ये पॉइंट से एक 0 हट गया। बताओ अब वैल्यू कितनी आई? m इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, या इसी को लिखोगे 20 इंटू 10 टू दी पावर 3, और बेटा यूनिट क्या होगी? ग्राम। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो इतनी आइस जो होगी वो मेल्ट होगी। m बराबर क्या होगा? 20 गुणे 10 की घात 3। इतनी आइस मेल्ट होगी बॉल के टकराने से। तो कितनी आइस मेल्ट होगी? 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? बर्फ को पिघलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? Q1 बराबर ml। ये ऊष्मा मिली कहां से? बॉल से मिली। बॉल जाकर के आइस ब्लॉक में टकराती है, तो बॉल ने कितनी हीट ट्रांसफर करी? Q2 बराबर mc डेल्टा टी, और इस हीट को इसके इक्वल करा दिया। सॉल्व किया, स्मॉल m का रिजल्ट आया 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम। सवाल का आंसर आया 20 गुणे 10 की घात 3 ग्राम। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से। कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस वीडियोस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और प्रैक्टिस क्लास लगाने का यही एक टारगेट है कि जो भी आपने क्लास में पढ़ा उसको आप अप्लाई कैसे करोगे ये सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से करते रहें। नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, 6 समरूप छड़ों को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। फिगर आपको दिख रहा होगा। संधि C पर ताप बताएं। क्यों भाई? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? जो रॉड्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है इस प्रकार, ऐसे करके रॉड्स को जोड़ा गया है। कितनी रॉड है? 6। एक AB, उसके बाद में B से C के बीच में 2 रॉड है, एक ये एक और ये, और यहां भी ये 2, एक ये और एक ये, और ये है D। ठीक है। A का टेम्परेचर आपको दिया है बेटा 200 डिग्री सेल्सियस, और D का टेम्परेचर आपको दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, और आपसे कह रहा है C पर टेम्परेचर को बताएं। दिख रहा है सभी लोगों को? थोड़ा और इधर लिख देंगे।
अब दिख रहा होगा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां बी के टेम्परेचर को और सी के टेम्परेचर को अभी हमको नहीं पता है। क्वेश्चन में कह रहा है सी पर टेम्परेचर को बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो एक बात आप समझो, समरूप छड़ें हैं, सिमिलर रॉड्स। सिमिलर रॉड अगर होंगी तो इनका थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक, समझना ध्यान से। तो इस वाले रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस है, दिख रहा है, वही इस वाले रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध, और जो इसका है वही इसका है। अगर हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर मानेंगे, कैपिटल आर, और ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो ये दोनों रॉड्स सीरीज में है तो R प्लस आर 2R, और ये दोनों रॉड्स भी सीरीज में है तो टोटल कितना हुआ 2R। तो आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, ये A हुआ, ये B हुआ, और यहां पर ये C हुआ, और ये बेटा D हुआ। समझ गए सभी लोग? फिगर क्लियर? अच्छा सुनो, R और R का टोटल हुआ 2R। याद है जो फार्मूला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है वैद्युत प्रतिरोध का, सेम वही फार्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस अर्थात ऊष्मीय प्रतिरोध का। तो ऊपर का टोटल ऊष्मीय प्रतिरोध कितना हुआ 2R, और नीचे का भी टोटल ऊष्मीय प्रतिरोध कितना हुआ 2R। R और R 2R, और 2R और 2R आपस में पैरेलल। बताओ भाई, ये बात सभी को समझ में आ रही है? पहले बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझो। इन दोनों का टोटल 2R, इन दोनों का टोटल 2R, और 2R और 2R आपस में पैरेलल, और जब 2R 2R पैरेलल तो 1/2R प्लस 1/2R, तो टोटल कितना है बताओ 1/2R प्लस 1/2R। समांतर संयोजन में ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है? जैसा कि वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2। तो इन दोनों का 2R, इन दोनों का 2R, 2R और 2R पैरेलल, और 1/2R प्लस 1/2R इज इक्वल टू 2/2R। 2 से 2 कैंसिल, 1/R, दैट मीन्स ये कितना होगा कैपिटल R। कितना होगा कैपिटल R। सबको समझ में आ गया? तो B से C तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा कैपिटल R। तो ये हुआ कैपिटल R, ये हुआ कैपिटल R, और ये भी कितना कैपिटल R। बताइए भाई सभी को बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? B से C तक ये दोनों रॉड सीरीज में तो R और R 2R, ये दोनों रॉड सीरीज में तो R और R 2R, 2R 2R पैरेलल तो R। अब बताओ A का टेम्परेचर कितना है, जल्दी से बताओ। A का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, D का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। B के टेम्परेचर को क्या मानोगे θ1, और C के टेम्परेचर को θ2। B के ताप को आपने क्या माना θ1, और C के टेम्परेचर को आपने क्या माना θ2। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? देखो कितनी रॉड थी 1 2 3 4 5 6 रॉड्स को हमने 3 रॉड में कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 2R, इन दोनों को 2R, 2R 2R पैरेलल तो R, तो 3 छड़ें बन गई, 3 छड़ें बन गई। अब देखो तापांतर बेटा, देखो 200 में से 20 को माइनस करोगे तो 200 माइनस 20 तो कितना आया 180 डिग्री सेल्सियस। बताओ ये बात सबको समझ में आई? अगर आप पूरी रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस निकालो तो ए सिरे का 200, डी का 20, 200 माइनस 20 180, और 180 को 3 रॉड में बराबर बराबर बांटना है। 180 डिग्री सेल्सियस को तीनों रॉड में इक्वली डिवाइड कर दो, तो 180 में 3 का डिवाइड करो 60 डिग्री सेल्सियस। यानी पहली वाली रॉड के सिरों पर इसमें 3 का डिवाइड करो तो यह आया 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस रॉड का तापांतर कितना है बेटा 60 डिग्री सेल्सियस। इस रॉड का तापांतर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, और इस रॉड का भी तापांतर कितना है बेटा 60 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा तीनों रॉड में 60 60 60। क्लियर? अब एक काम करो, ए का टेम्परेचर कितना 200, बी का θ1, और दोनों का तापांतर है कितना 60। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लिखोगे 200, देखो ये कितना है 200 और बी का θ1, तो 200 माइनस θ1 और इज इक्वल टू कितना 60। बताओ ये बात सबको समझ में आई क्या? 200 में से θ1 को घटा करके 60 के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया? 60 के।
तो यहां से θ1 को जब आपने निकाला तो θ1 आया 140 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? θ1 कितना आ गया? 140 डिग्री, यानी बी का टेम्परेचर आपको पता चल गया 140। θ1 आ गया, θ1 बेटा आ गया 140। ध्यान समझना सब लोग, बिल्कुल कंसंट्रेट। यहां का टेम्परेचर हो गया 140। अच्छा, अब एक काम करो, सेम यही कंडीशन लगा दो यहां के लिए। θ1 है 140, θ2 पता करना है, तापांतर है 60। तो क्या करोगे बताओ? 140 डिग्री 140 माइनस θ2, क्लियर, बराबर कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और आपको निकालना क्या है? तो माइनस θ2 इज इक्वल टू 60 माइनस 140। तो θ2 बराबर आपको निकालना है 140 माइनस 60। और 140 माइनस 60 अगर करोगे तो कितना आएगा बताओ? 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आ गई? तो θ2 का टेम्परेचर कितना है? बोलो, 80 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसने आपसे यही कहा था कि आप C का टेम्परेचर बताएं, तो C का टेम्परेचर कितना आएगा? 80 डिग्री सेल्सियस। फिर से एक बार सभी लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। AB का डिस्टेंस कैपिटल R, इसका डिस्टेंस कैपिटल R, इसका डिस्टेंस कैपिटल R, R और R सीरीज में टोटल 2R। ठीक, बहुत सहूलियत के साथ समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, ना तुम्हारे पास ना हमारे पास, पढ़ते समय कोई जल्दबाजी नहीं। यहां पर देखो, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, R और R 2R। अरे थर्मल रेजिस्टेंस के फार्मूले वही होते हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध के होते हैं। और वैद्युत प्रतिरोध तो जानते हो बेटा, सीरीज में होता है R1 प्लस R2 और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 है। तो ये दोनों सीरीज में तो 2R, ये दोनों सीरीज में तो 2R, 2R पैरेलल में 1/2R प्लस 1/2R, 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, 1/R। इसका मतलब यहां से यहां तक का टोटल आंसर क्या आया? R। तो B से C के बीच में जो 4 छड़ें लगी हैं, 4 रॉड, 1 2 3 4, अरे ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये चारों रॉड मिलकर के एक सिंगल रॉड का व्यवहार करेंगी। एक सिंगल रॉड हमने लगा दी तो डिस्टेंस हो गया कैपिटल R। समझ में आ गया? अरे यार इतना अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत हमने कायदे से तुमको बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखो, और समझ में आ गया हो लाइक कर दो। चलो, तो यहां से यहां तक ही कैपिटल R हो गया। सबको समझ में आ गया? भैया कमेंट जरूर किया करो सभी लोग। मैंने आपसे क्या बताया? मुझको पता नहीं चलता है कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ऑफलाइन क्लास में तो मैं पूछता रहता हूं क्लास में बीच में, अब ऐसे कैसे पूछे तुमसे यार? तो सीधी सी बात है, तुम ही लिख दिया करो कमेंट में कि आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और हैं बड़े इंपॉर्टेंट भैया, ये क्वेश्चंस क्लास में अगर मैंने नहीं करवाए हों, ध्यान रखना, तो टाइम निकाल के मैंने आपको अब सॉल्व करवा दिया। अब आपकी तो भी जिम्मेदारी है कि तुम इसको तैयार करो, है ना। तो ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट होके पढ़ो। जिंदगी में दोबारा मौका पढ़ाई का नहीं मिलने वाला है। अभी जितनी हो सके मेहनत कर डालो, उसके बाद में ताउम्र ऐश करो और कैश करो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो भैया, तो ये हो गया। देखो, अब B का टेम्परेचर θ1, C का θ2 हमने मान लिया। अब ये था 200 और ये था 20, 200 में से 20 को माइनस किया, 180 आया। और तीनों रॉड में 180 को बराबर बराबर बांट दिया, 60 60 60। तो यहां लिखा 60, यहां लिखा 60, यहां लिखा 60। और फार्मूला जानते हो, 200 माइनस θ1 बराबर 60, θ1 माइनस θ2 बराबर 60, θ2 माइनस 20 बराबर 60। इस आधार पर हमने θ2 की वैल्यू को निकाल लिया। और θ2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? बोलो, 80 डिग्री सेल्सियस। सभी को पूरा आंसर क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी कर लें, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोग क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें। कोई भी डिफरेंस मैं समझाते समय नहीं करता हूं, जैसे ऑफलाइन वैसे ही ऑनलाइन यूट्यूब पर, है ना। बस जरूरत है तो तुमको बुद्धि लगाने की, अकल लगाओ, क्वेश्चंस को समझो, दोबारा अपने आप लगा के देखो। यार फिजिक्स से भय वैसे भी खत्म हो जाएगा। कौन कहता है टफ है? पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, हर चीज बहुत इजी होती है। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वीन का विस्थापन नियम अमान्य होता है। वीन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्या होता है वीन्स लॉ? पहले आप लोग ध्यान से समझें। वीन का नियम यानी वीन्स लॉ। वीन का नियम क्या कहता था? जब आप किसी बॉडी को गर्म करते हो, जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हो, तो प्रारंभ में जब टेम्परेचर कम होता है,
जब टेम्परेचर क्या होता है बेटा कम, तो जो भी रेडिएशन इससे निकलेगा उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। ठीक है, जब ताप कम होता है तो तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है, और जब टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता जाता है तो वेवलेंथ क्या होती है छोटी। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो, क्या दिक्कत की बात है जब हम तुम्हारे साथ हैं। क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है, वीन का नियम क्या कहता है, किसी बॉडी को गर्म करने पर प्रारंभ में जब ताप कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उससे बड़ी वेवलेंथ, बड़ी तरंगदैर्घ्य का रेडिएशन निकलता है, जैसे लाल प्रकाश। और जैसे जैसे उसका ताप बढ़ाते हो तो वेवलेंथ छोटी होती जाती है। अब तो समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ होती है वो रेसिप्रोकल होती है टेम्परेचर की। तरंगदैर्घ्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती, इसी को कहते हो लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को कहते हो लैम्डा टी इज इक्वल टू बी, और बी को कहते हो वीन नियतांक या वीन कांस्टेंट। अब सवाल पढ़ो, कह रहा है ये एप्लीकेबल होता है लोअर टेम्परेचर पे ना, गलत बात है। वीन का नियम निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पे, उच्च ताप पर, ये भी गलत है। छोटी तरंगदैर्घ्य पर ना, बड़ी तरंगदैर्घ्य पर, ये बात सही है। वीन्स लॉ बहुत बड़ी वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए वीन का नियम अमान्य होता है। वीन्स लॉ is invalid for longest wavelength। जो वीन का नियम है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए वैलिड नहीं होता। तो क्वेश्चन का बेटा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। वीन्स लॉ इज इनवैलिड फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नोट कर लें, वीन का नियम बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट का बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है? सभी लोग जानते हो, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। यहां पर C को बोलते हो स्पेसिफिक हीट, Q अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा, और C को हम लोग कहते क्या है? विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट। तो कोई भी दूसरी गैस हो, आइडियल गैस नहीं, कोई भी गैस हो, आइडियल गैस तो वो होती है जो बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करे, तो अन्य गैसों के लिए ये फार्मूला करेक्ट है, C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। ठीक है, लेकिन आइडियल गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। आदर्श गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लें कॉपी में। आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस ताप पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना, आइडियल गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेटा T की पावर 0। सभी को पूरी बात समझ में आ गई? तो आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? T की पावर 0 या थीटा की पावर 0। यहां मैंने डेल्टा थीटा लिख दिया है, कंफ्यूज ना होना। C इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा T भी आप इसको लिख सकते हो, जैसे डेल्टा थीटा वैसे ही हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा T। बोलिए भाई, सभी को पूरी बात समझ में आ गई? तो आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट किस बात पर डिपेंड नहीं करती? आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, T की पावर 0। नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक कार्नो इंजन भाप बिंदु और हिमांक बिंदु के बीच कार्य करता है। एक कार्नोट इंजन है, वो आइस पॉइंट, भाप बिंदु को क्या बोलते हो? स्टीम पॉइंट, और हिमांक को क्या बोलते हो? आइस पॉइंट। याद कर लेना, आइस पॉइंट 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। एक कार्नो इंजन भाप बिंदु और हिमांक बिंदु के बीच कार्य करता है, तो इंजन की दक्षता परसेंटेज में होगी। इफिशियंसी ऑफ द इंजन आपको फाइंड आउट करना है। सभी लोग जानते हो जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप सिंक की तरीके मानोगे, और जो स्टीम पॉइंट होता है जिसको भाप बिंदु बोला जाता है, ये होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस,
इसको आप सोर्स की तरह मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है कम। तो बोलो स्टीम पॉइंट क्या है T1, और इसको आप बदलोगे सेल्सियस से केल्विन में, तो 100 प्लस 273, तो T1 इज इक्वल टू आया 373 केल्विन, 373। सभी को समझ में आ गया। और जब T2 को आप कन्वर्ट करोगे तो 0 प्लस 273, तो ये आएगा बच्चों 273 केल्विन। ये बात सभी को समझ में आ गई। T1 T2 आपको समझ में आ गया। T1 कितना है 373 केल्विन और T2 कितना है बेटा 273 केल्विन। अब आपसे क्या पूछा, इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ द इंजन, और सभी लोग जानते हो इफिशियंसी का फार्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 क्या रखोगे बोलो 273 और T1 क्या रखोगे बोलो 373। तो कितना आएगा 373 माइनस 273 बटे 373, तो ये कितना आ गया बेटा 100 अपॉन 373। और चूंकि आंसर को परसेंटेज में पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई और करा दो 100% का, और आप इसकी कैलकुलेशन करो तो रिजल्ट आएगा 26.8 मींस 26.8%। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। हर वीडियो में एक क्वेश्चन कार्नो इंजन का जरूर आपको मिला होगा, और कार्नो इंजन की जो इफिशियंसी होती है इसका फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 को क्या बोलते हो, सिंक का टेम्परेचर, सभी लोगों को पता होगा सिंक का ताप कम होता है, इसलिए उसने हिमांक को जो बोला था वो सिंक का टेम्परेचर है। और दूसरा कौन सा टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर, जिसको स्टीम पॉइंट बोला है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जोड़ दोगे तो 373, और 0 प्लस 273 तो कितना होगा बोलो 273। जितने भी क्वेश्चन इंजन के लगाए जाते हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग किसमें करते हैं बोलो केल्विन में, किसमें केल्विन में, ठीक है। तो फार्मूला सब लोग नोट कर लो, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8वां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 2000 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाएं, 2000 केल्विन ताप पर उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य 4 माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो 2400 केल्विन ताप पर विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी। एट 2000 केल्विन द मैक्सिमम वेवलेंथ इज 4 माइक्रोमीटर, देन एट 2400 केल्विन द मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी। वही जो भी आपने समझा था वीन्स लॉ का ही क्वेश्चन है। आपको पहले टेम्परेचर कितना दिया है, T1 इज इक्वल टू 2000 केल्विन, ठीक, ये T1 है। T2 बराबर बेटा आपको दिया है 2400 केल्विन। पढ़ते जाओ क्वेश्चन को सभी लोग। ये T2 दिया गया है, लैम्डा 1 कितना दिया है, लैम्डा 1 दिया है 4 माइक्रोमीटर, और लैम्डा 2 आपको फाइंड आउट करना है। आप फार्मूला क्या लगाओगे, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन T, तो आप इसको क्या लिखोगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर T2 बटे T1। इसको कहते हो वीन का नियम। वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा 1 है 4 माइक्रोमीटर, लैम्डा 2 निकालना है, T2 है बेटा 2400, और T1 आपको दिया है 2000। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, ये आया 24 बटे 20, ठीक है ना, 24 अपॉन 20, और इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 गुणे 20 बटे 24, ये आ गया 6, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ गया 10 बटे 3, और 10 बटे 3 को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3.33 वेवलेंथ आपको निकालना है, सॉरी तो माइक्रोमीटर। इसलिए बेटा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 3.3 माइक्रोमीटर, क्योंकि लैम्डा 1 माइक्रोमीटर में दिया था तो ये भी माइक्रोमीटर है। ये क्वेश्चन किससे लगा, ये क्वेश्चन लगा वीन के नियम से, ठीक है बेटा। और वीन का नियम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कैपिटल T। तो इस प्रकार क्वेश्चन वीन के नियम से सॉल्व हो गया है। ऊपर एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वीन का नियम कभी लागू नहीं होता। तो क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, आप बोलो ऑप्शन नंबर बी 3.3 माइक्रोमीटर। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जैसा हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता हो कि इससे आपका बेनिफिट हो रहा है, आपकी तैयारी अच्छी हो रही, तो आप जरूर लिखें कमेंट में। इससे आगे अन्य टॉपिक्स भी मैं ऐसे ही लेकर आपके लिए आता रहूं और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। क्लियर, इसके बाद लाइट की प्रैक्टिस चलेगी और उसके आगे फिर वेव की, तब मैकेनिक्स के चैप्टर्स भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग पहले इसको सॉल्व करें। तो आंसर आ गया कितना, 3.33। नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, एक परमाणु का आदर्श गैस के 2 मोल को 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नई प्रॉब्लम है आपके लिए।
एक मोनोएटॉमिक गैस है, उसके 2 मोल को 60 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरी मोनोएटॉमिक गैस के 1 मोल के साथ मिलाया गया, जिसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रण का अंतिम ताप बताएं, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, आपको यह पता करना है। दोनों गैसें कैसी हैं, मोनोएटॉमिक, एक परमाणु गैस सभी लोग जानते हो, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, एक परमाणु गैस जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियॉन, जैसे कि क्रिप्टन आदि गैसें क्या कहलाती हैं, मोनोएटॉमिक। क्लियर, एक्सेट्रा, ईटीसी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, पहली गैस के नंबर ऑफ मोल को लेट करोगे N1, तो N1 इज इक्वल टू 2 मोल। दूसरी गैस का कितना मोल है जिसको मिक्स किया गया है, पढ़ो 1 मोल, 1 मोल के साथ मिक्स किया गया है। लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, तैयार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। टेम्परेचर कितना है, T1 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर बेटा आपको दिया गया है कितना, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों का ताप कह रहा, मिश्रण का ताप बताएं। सभी लोग याद रखें, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का ताप T इज इक्वल टू होता है N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। ये फार्मूला है बेटा, वैल्यू को रख दो, N1 की जगह दो, T1 कितना है इसमें सेल्सियस में ही रखा जाएगा 60, आपको कन्वर्ट नहीं करना है। दूसरे गैस का 1 मोल है, टेम्परेचर कितना है बेटा 12 और अपॉन कितना N1 प्लस N2, तो 2 प्लस 1। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना हुआ 120 प्लस कितना हुआ 12/3। देख लें आप आंसर कितना आएगा। अब ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे, आपको क्या निकालना था, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। पूरी कैलकुलेशन को आप कर लें और आंसर को मिलाएं, आंसर कितना आएगा बोलो, आंसर आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ट्राई कर लें क्वेश्चन को, आंसर देखें कितना आएगा, 40 की 44 आएगा ना, 44 डिग्री सेल्सियस। तो क्या क्या आंसर हम लोगों को दिए थे, पहला आंसर दिया था 44, दूसरा 36, तीसरा 48, अगला 72। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, 44। फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा फार्मूला है, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N2 को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें जरा, कि अगर दोनों मोनोएटॉमिक गैसें आपस में मिलाई जाएंगी तो ऐसी कंडीशन में मिश्रण का ताप निकालने का सूत्र। जल्दी से कर लें क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला जरूर नोटिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या कह रहा है, एक पूर्ण आदर्श कृष्णिका, ब्लैक बॉडी जानते हो ना, कृष्णिका वह वस्तु होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले सारी वेवलेंथ, सारी तरंगदैर्घ्य को एब्जॉर्ब कर ले, चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हो, ब्लैक बॉडी। जैसे सूर्य भी क्या है, ब्लैक बॉडी है। सन, अब आप ये ना सोचना उसका कलर येलो दिखता है फिर क्यों ब्लैक बॉडी है, तो मैंने आपको बताया था ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक हो, वो किसी भी कलर की हो सकती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सारे रेडिएशन जो उसके ऊपर गिरे ब्लैक बॉडी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक, अब सवाल करो, एक कृष्णिका के लिए परावर्तकता, बेटा इसको बोलते हो रिफ्लेक्टेंस, परावर्तकता इसको बोलते हो रिफ्लेक्टेंस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले। जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ना, इसका मतलब वो कोई भी रेडिएशन जो होगा, कोई भी जो रेडिएशन होगा, जैसे इस पर कोई रेडिएशन गिरा, अगर ये ब्लैक बॉडी है, अगर ये ब्लैक बॉडी है, ये आदर्श कृष्णिका है, तो ये अपने ऊपर गिरने वाले पूरे रेडिएशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। ये किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी ही नहीं, तो परावर्तकता को बोलते हो रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, परावर्तकता को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस। तो इसका रिफ्लेक्टेंस 0 होता है। ठीक, इसका अगर सिंबल दें तो R इज इक्वल टू 0, R 0 होता है। आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है, उत्सर्जकता बताएं, इमिटेंस, उत्सर्जकता। किरचॉफ का नियम याद करो, इसको इमिटेंस बोला जाता है, इमिटेंस। किरचॉफ का नियम ये कहता था, गुड एब्जॉर्बर्स आर द गुड इमिटर्स, अच्छे अवशोषक सदैव अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो अगर ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो सारे रेडिएशन को अपने से इमिट भी कर सकती है। कहने का मतलब इसका जो इमिटेंस होता है वो 1 होता है, E इज इक्वल टू 1। तो अब आप अपने आंसर्स को देख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तैयार कर लो। ब्लैक बॉडी के लिए R क्या होता है, 0,
आर को कहते क्या हो, परावर्तकता रिफ्लेक्टेंस, और ई को क्या कहते हो, इमिटेंस। तो उत्सर्जकता क्या होती है 1, परावर्तकता क्या होती है 0। तो क्वेश्चन का सही आंसर बेटा क्या आएगा 0,1। तो पहला आंसर क्या दिया है 1,0, नहीं हो सकता, सीरियल चूंकि देखो ना पहले क्या पूछा है, फिर 0,0, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 0,1 ये सही है, सी ऑप्शन 0,1, रिफ्लेक्टेंस 0 और इमिटेंस कितना 1। क्लियर, नोट कर ले जल्दी से 0,1। तो बेटा सारी बात आपको समझ में आ गई, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक भी करें। और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए, फिजिक्स की तैयारी के लिए, कंपटीशन एग्जाम की फिजिक्स की तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तुम्हारा मन है कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि हमको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब भी करें, और इसी प्रकार आप लोग तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। बहुत जल्दी भी मैं इन सारे टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने 2 वीडियो बनाए कॉन्सेप्ट क्लास के लिए, मिशन सक्सेस में, ध्यान रखिएगा। आगे आपके एग्जाम चूंकि संभावित हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके एग्जाम होंगे, इसलिए आप लोग तैयारी को जरूर करें, मन लगा करके करें, और इन सारी चीजों को रिवीजन में रखें, अपने आप को अपडेट रखें। ठीक है बेटा, तो सभी लोग मन लगा करके तैयारी को करें, टॉपिक्स को तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।